नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। आज मैं हमारे जो नेट के सिलेबस में यूनिट 8 से नाटक लगा हुआ है अंधेर नगरी, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने नाटक अंधेर नगरी पर। अगर अंधेर नगरी की हम बात करें तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में। इन्हीं से ही आधुनिक काल की हम शुरुआत मानते हैं। इन्होंने सबसे अपना जो मुख्य नाटक है वो लिखा अंधेर नगरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो हम अंधेर नगरी के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में बात करते हैं। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। प्रहसन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें तो प्रहसन वो होता है जिसके अंदर कोई भी चीज काल्पनिक रूप से हास्य रस के द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत की जाती है, उसे हम प्रहसन कहते हैं। यह प्रहसन 1881 में लिखा गया था। इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो 1881 में हुआ था। यह लोक कथा पर आधारित प्रहसन है। बिहार के किसी राजा के ऊपर जो राजा अपनी प्रजा के अंदर मतलब अंधेर गिरदी फैला रखी थी, उसके ऊपर आधारित यह नाटक भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखा है। उस समय हिंदू नेशनल थिएटर का आरंभ हुआ था। जब यह नाटक लिखा गया था उस समय हिंदू नेशनल थिएटर का प्रारंभ हुआ था। इसी थिएटर के लिए भारतेंदु ने इस प्रहसन को एक ही रात में लिखा था। नेट के अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो भारतेंदु ने अपना नाटक अंधेर नगरी है वो कब लिखा, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको। एक ही रात में लिखा, एक ही दिन में लिखा, 2 दिन में लिखा, 4 दिन में लिखा। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि एक ही रात में लिखा गया नाटक है ये। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस प्रहसन में भारतेंदु जी ने उस समय की राज व्यवस्था, उच्च वर्गों की खुशामदी, जाति प्रथा की आलोचना की है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। और अगर हम प्रहसन की बात करें, प्रहसन की कथा प्राय काल्पनिक होती है और उसमें हास्य रस की प्रधानता होती है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है, जिसमें सभी चीजें काल्पनिक होती हैं और हास्य रस की सर्वाधिक प्रधानता उसमें होती है, जिसे हम प्रहसन की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे भी नेट के अंदर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो पात्र हैं ये किस नाटक से लिए गए हैं, तो हमें इन सबको याद करना होगा। इनमें जो मुख्य हैं वो मुख्य रूप से 3 जो पात्र हैं वो ये हैं: महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास। इसके बाद अगर जो भी ये पात्र हैं इनको हमें सरसरी नजर से देखना होगा और हमें याद करना होगा। कबाब वाला, घासीराम, नारंगी लाल, हलवाई, कुचडीन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, माली, 2 नौकर, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल, 4 सिपाही। तो इन सब चीजों को हमें याद रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो इस नाटक के अंदर दृश्य हैं, वो 6 दृश्यों के अंदर इस नाटक को विभाजित किया गया है। अगर हम पहले दृश्य की बात करें, इससे भी नेट के अंदर हमेशा लगभग प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इन 6 दृश्यों को आप याद कर लीजिए। जो पहला दृश्य है उसके अंदर बाहरी प्रांत का वर्णन किया गया है, जिसमें महंत होते हैं वो अपने 2 शिष्यों के साथ, नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ वार्तालाप करते हमें नजर आएंगे। अगर बात करें हम दूसरे दृश्य की, तो दूसरे दृश्य का जो स्थान है वो है बाजार का। तो बाजार में हमें कबाब वाला मिलेगा, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुचडीन, चूरन वाला, मछली वाला, ये सब अपनी अपनी वस्तुएं बिक्री करते हुए हमें मिलेंगे। बनिया, पाचक वाला, मुगल, जात वाला, ब्राह्मण, ये सब हमें उस दूसरे दृश्य में मिलेंगे। इसके बाद हम तीसरे दृश्य की अगर बात करें तो उसमें हमें जो स्थान है वो दिखता है जंगल का, और वहां पे महंत अपने दोनों शिष्यों के साथ जंगल में घूमते हुए नजर आएंगे। जो नाटक के अंदर दिया हुआ है, अगर आपने नाटक नहीं पढ़ा है तो आप नाटक पढ़िए, बहुत ही अच्छा हास्य नाटक है। अगर हम चौथे दृश्य की बात करें तो चौथे दृश्य में जो स्थान है वो है राजसभा का, जिसके अंदर पहला सेवक, मंत्री, राजा, नौकर, कुल्लू, फरियादी, कारीगर
चूने वाला, भिस्ती, गडेरिया, कोतवाल, कसाई इत्यादि ये सब पात्र हमें चौथे दृश्य के अंदर देखने को मिलेंगे। इनमें से नेट के अंदर ये भी पूछ लेगा कि इन पात्रों को आप कर्मानुसार लगाइए, ये पात्र कौन कौन से जो है दृश्य से लिए गए हैं, तो इन चीजों को आप याद रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पांचवा दृश्य है उसमें स्थान है अरण्य का, जिसमें गोवर्धन दास और उसके 4 प्यादे गोवर्धन दास को लेकर के राज्यसभा में जाते हैं। अगर हम बात करें अंतिम दृश्य, जो छठा दृश्य है वो है शमशान का। उसके अंदर कौन कौन से पात्र होते हैं? गोवर्धन दास, 4 सिपाही, गुरु, महंत, राजा, मंत्री और कोतवाल। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी होंगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अंधेर नगरी प्रहसन के बारे में जो आलोचक हुए हैं उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां इसके ऊपर की हैं, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने अंधेर नगरी के बारे में कहा है कि अंधेर नगरी अंग्रेज राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेरगर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेरगर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। तो इसको हम याद रखेंगे। रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। जो अंधेर नगरी लिखा गया है वो अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेरगर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेरगर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। इसके बाद हम दूसरा इनका विचार देखेंगे, जो रामविलास शर्मा ने ही इस नाटक के बारे में कहा है। रामविलास शर्मा इस नाटक के बारे में कहते हैं कि ये जो अंधेर नगरी रचना है ये कालजयी रचना है। क्या है? कालजयी रचना। किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। नेट में आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि अंधेर नगरी को कालजयी रचना किसने कहा, तो हम क्या याद रखेंगे? रामविलास शर्मा। इसके बाद नेमिचंद्र जैन के शब्दों में उन्होंने कहा है कि अंधेर नगर में यथार्थता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षक मिश्रण है। इसके बाद हम बात करेंगे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जिन्होंने अंधेर नगरी के बारे में कहा है कि अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण का भेद नहीं, वहां प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। क्योंकि ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं कि जहां पर गुण और अवगुण में कोई भेद नहीं होता, वहां पर जो प्रजा होती है वो राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाती है। सिद्धनाथ कुमार के शब्दों में अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी के बारे में वो क्या कहते हैं? अंधेर नगरी में यह चौपट राजा की कथा है जिसे न्याय अन्याय का भेद नहीं है और जो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। हम नाटक पढ़ेंगे तो हमें अंत में दिखाई देगा कि जो राजा होता है वो स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का बड़ा व्यंग्यात्मक एवं आकर्षित चित्र अंकित हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे नेट के अंदर प्रत्येक बार एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ये मेरी ट्रिक बनाई गई है जो मैंने खुद से बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप याद कर सकते हैं। बाबा, जंगल में राजी और शमशान खाली। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो 6 दृश्य थे उसके बारे में ट्रिक बनाई गई है, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम बात करें बाबा, बा से बाह्य प्रांत, दूसरे बा से बाजार, तीसरा जंगल, मे को हमें छोड़ देना है, रै से राज्यसभा और में ऐसे अरण्य और शमशान। तो अंत का क्या है दृश्य? शमशान। खाली को हम छोड़ देंगे। क्या है ट्रिक? बाबा, जंगल में राजी और शमशान खाली। इसके बाद हम बात करें तो नेट के अंदर ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि इनके पात्रों को क्रमानुसार लगाइए। तो हम इनको एक बार देख लेते हैं सरसरी नजर से। आप इनको ध्यान रखना, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें कबाब वाले के बाद घासीराम, जो चना बेचने का काम करता है, जिसमें दिया भी गया है कि चना जोर गरम जो खाए चना, ऐसा करके
तो हम इसको याद रखेंगे। घासीराम क्या काम करता है? चने बेचने वाला। नारंगी वाला, ये दोनों एक हो गए। नारंगी वाला, नारंगी वाले के बाद है हलवाई। हलवाई और कुचडीन। कुचडीन क्या काम करता है? सब्जी बेचने का काम करता है। तो इसमें पूछेगा कि सब्जी बेचने का काम कौन करता है? तो कुचडीन। मुगल है एक पात्र जो बादाम पिस्ते वगैरह बेचने का कार्य करता है। उसके बाद पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला जो बोलता है कि जात ले जात, टके शेर जात। तो ये चीजें हमें कर्मानुसार पूछी जाती हैं, इनको याद रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस नाटक से, जो हमेशा लगभग पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं, उसमें होता है जो ये बात है ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैं अगर बताऊं, मैंने नाटक बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, तो मैं बात करता हूं इस पे। गोवर्धन को भीख में 7 पैसे मिले थे। आपसे नेट के अंदर ये प्रश्न पूछेगा कि गोवर्धन को भीख में कितने पैसे मिले थे? 2 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, 7 पैसे। तो आपको ये बात याद रखनी, कितने पैसे मिले थे? 7 पैसे। और गोवर्धन ने हलवाई से नगर के नाम के बारे में पूछा था। जो गोवर्धन है उसने हलवाई से पूछा था कि इस नगर का नाम क्या है? तो हलवाई ने बताया था अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इसके बाद अगर हम बात करें, बच्चन सिंह ने भारत दुर्दशा को राजनैतिक नाटक बताया और अंधेर नगरी को आधुनिक नाटक। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको हम याद रखेंगे। बच्चन सिंह ने भारत दुर्दशा को राजनैतिक नाटक। आपसे पूछेगा नेट में कि किसने भारत दुर्दशा को राजनैतिक नाटक बताया, उसमें आपको दे देगा रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो हमें याद रखना किसने बताया था? बच्चन सिंह ने। अंधेर नगरी को बच्चन सिंह ने क्या बताया? आधुनिक नाटक। ये भी आपसे पूछेगा। आजकल इन्हीं प्रश्नों का जो ट्रेंड चला हुआ है नेट के अंदर, तो आपसे पूछेगा कि अंधेर नगरी को आधुनिक नाटक किसने कहा? तो हम क्या बताएंगे? बच्चन सिंह। इसके बाद ये पंक्ति भी काफी बार नेट में पूछी जाती है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या मैं नरक निदान। तो आपसे पूछेगा ये पंक्ति देखकर, ये पंक्ति अंधेर नगरी में किसके द्वारा कही गई है? तो किसने कही थी? महंत ने। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या मैं नरक निदान। किसने कही थी? महंत ने। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हम बात करें तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट नाटक के साथ, भारत दुर्दशा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।